उसे लपकने के लिए झपटा, लेकिन झिंग छिंग उससे तेज थी। मेरा! उसने वो गंदगी से सना मांस का टुकड़ा उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया, बिना चबाए ही निगल गई। उस पल की गर्माहट ने उससे एक संतुष्टि भरी आह निकाल दी। स्वाद कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। झिंग छिंग आंसू बहाते हुए सिर हिलाती रही। अब जब पेट भर गया तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को पता चला है कि कुछ छोटे दोस्त उस खुशबू की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि दोनों को कुछ समझ आता, दूर बर्फीले तूफान में हरी हरी आंखों के कई जोड़े चमक उठे। साथ ही हवा के साथ एक भारी गुर्राहट भी बहकर आई। वो मुतांत ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड था। भागो, जल्दी भागो! चेन शू सबसे तेज प्रतिक्रिया करते हुए झिंग छिंग को खींचकर भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फीली थी, इसलिए दोनों के पैर फिसले और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। तब तक पहला ज़ॉम्बी कुत्ता पहले ही झपट चुका था। उसका खूनी मुंह सीधे चेन शू की जांघ पर जा टिका। बचाओ झिंग बूफान, बचाओ! चेन शू सुअर की तरह चीख पड़ा। इसके बाद उसने पूरी ताकत से उस कुत्ते को लात मारी, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं होता था। इस जानलेवा पल में चेन शू की आंखों में एक बेरहम चमक आई। उसने अचानक बगल में मौजूद झिंग छिंग को पकड़ा और पूरी ताकत से कुत्ते के मुंह की तरफ धकेल दिया। खुद उसी झटके से बगल में लुढ़क गया। सीनियर, ये क्या कर रहे हो? झिंग छिंग दहशत से चीखी, उस बदबूदार मुंह को देखते हुए जो अब उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था। जीवन और मौत के उस एक पल में बचने की इच्छा डर पर भारी पड़ गई, इसलिए झिंग छिंग ने उस झपटे कुत्ते के सिर को घूरते हुए अपने दिमाग में चमकते उस लाल आइकॉन पर पूरा जोर लगाया और मन ही मन दहाड़ी, गायब हो जाओ! फिर वो विशाल टिबेटन मास्टिफ का सिर झिंग छिंग की नाक से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पूरी तरह मिट गया। बस बिना सिर की एक आधी लाश बची जो जोर से झिंग छिंग के ऊपर आ गिरी, जिससे उसका दम घुटने लगा। होस्ट ने लेवल 1 म्यूटेंट क्रिएचर को मार गिराया, 10 एक्सपी मिले। स्टेमिना ओवरड्राफ्ट चेतावनी। झिंग छिंग को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होते होते बची, मगर वो जिंदा बच गई। नजारा कुछ दिलचस्प तो था, इसलिए मैंने दूरबीन नीचे रख दी। आंखों में हल्की सी मस्ती की चमक आई। जब जाना ही नहीं चाहते तो चलो तुम्हें रास्ता ही दिखा देता हूँ। फिर मेरी आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसमें एक शैतानी लालच था। पूरब की तरफ 200 मीटर चलो, वहाँ एक सिक्योरिटी बूथ है। वो पुराने चौकीदार बुजुर्ग की जगह थी। शीशा टूटा हुआ, पर कम से कम 4 दीवारें तो हैं। आज रात बचने का यही एकमात्र मौका है तुम्हारे पास। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह बंद हो गई। बस अंधेरे में कांपते वो दोनों बच गए और चारों तरफ जमा होती हरी आंखें। साला, सिक्योरिटी बूथ की तरफ चलो। झिंग छिंग ने ऊपर पड़ी कुत्ते की लाश को धकेला और लड़खड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने चेन शू की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। वो पहले वाला धक्का उसे याद रह गया था। ज़ॉम्बी कुत्तों के घेरे में आने से बस एक पल पहले दोनों रेंगते गिरते उस जर्जर सिक्योरिटी बूथ की तरफ दौड़ पड़े। बूथ बहुत छोटा था, चारों तरफ से हवा आ रही थी, इसलिए दोनों ने टूटे तख्तों और फटे अखबारों से किसी तरह खिड़की बंद की और धूल से अटी जमीन पर बैठकर हांफने लगे। फिर चेन शू ने झिंग छिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की, चेहरे पर खुशामद भरी मुस्कान ली, लेकिन झिंग छिंग ने ठंडे लहजे में उसका हाथ झटक दिया। दरअसल अभी अभी हुए उस हादसे के बाद उसका वो मासूम नाजुक खोल आखिरकार एक कोने से टूट चुका था और अंदर का खुदगर्ज बेरहम असली रूप सामने आ गया। झिंग छिंग कोने में टिककर आंखें बंद कर ताकत बटोरने लगी। इस पर चेन शू का पूरा बदन कड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जहरीली चमक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। दरअसल उसे मालूम था कि अब झिंग छिंग के हाथ में वो खौफनाक क्लियर सिस्टम है और उसे मारना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, इसलिए उसे बस सहना था। इसी वक्त 2 किलोमीटर दूर अपने सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं तापमान नियंत्रित जकूजी में लेटा हुआ था, हाथ में टैबलेट ली। हालांकि इंटरनेट ठप हो चुका था, फिर भी मेरे लगवाए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर से अब भी दुनिया भर के सिग्नल आ रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें स्क्रॉल हो रही थी। चाइना रीजन आपातकालीन सूचना। देश ने सबसे ऊंचे स्तर की आपातकालीन योजना लागू कर दी है। जगह जगह सरकारी शरण स्थल खोल दिए गए हैं। बचे हुए लोग नजदीकी शरण स्थल में जाएं। पास का शरण स्थल पूर्वी शहर स्पोर्ट्स सेंटर, शरण स्थल नंबर 7। मैंने इस पते को देखा। पिछले जन्म में यह जगह सच में शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा अड्डा था, लेकिन ठीक इसी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के जमा होने से सामान बेहद तेजी से खत्म हो गया था और साथ में बदइंतजामी भी थी। 1 महीने के अंदर वहाँ वो मशहूर अनाज गोदाम विद्रोह हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लगता है इतिहास की राह अब भी नहीं बदली, इसलिए मैंने न्यूज बंद करके सिस्टम इंटरफेस खोला। मौजूदा कुल स्टॉक 32,000 टन। सिस्टम लेवल LV1, EXP 0%। अगले स्तर की शर्त 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी गोल्ड कोर इकट्ठा करो। गोल्ड कोर। पिछले जन्म में लोगों को प्रलय के तीसरे महीने तक यह पता ही नहीं चला था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद गोल्ड कोर का इस्तेमाल एबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मुझे यह अभी से मालूम है। और वो बेवकूफ झिंग छिंग अभी अभी बस अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मारने में उलझी हुई अपना सबसे कीमती इनाम बर्फ में ही छोड़ आई। वो मेरे अनुभव के खजाने थे, इसलिए उन्हें बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। फिर मैंने एक हल्की गरमाई देने वाली नैनो सूट पहनी, टैक्टिकल गियर उठाया और तय किया कि बाहर निकलकर एक चक्कर लगाऊंगा। इस भीषण बर्फीले तूफान की पहली रात को ही अपना पहला खजाना बटोरने और साथ ही यह भी देखने कि वो दोनों चौकीदार कहीं जमकर मर तो नहीं गए। मैंने पूरी तरह बंद हीटिंग वाला नैनो सूट पहन रखा था। पश्चिमी उपनगर के वीराने में 50 मीटर आगे वो ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड सिक्योरिटी बूथ के चारों तरफ मंडरा रहा था। कुल 7 थे, इसलिए मैंने सांस पर काबू पाया और बर्फ के ढेर के पीछे से जहां मैं छुपा था तेजी से बाहर निकला। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अब भी सिक्योरिटी बूथ की तरफ गुर्रा रहा था। उसे बिल्कुल भनक नहीं लगी। मेरी कुल्हाड़ी तब तक तैयार थी। एक धीमी आवाज के साथ उसकी सख्त खोपड़ी सीधे 2 टुकड़ों में बट गई। लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग किल्ड, EXP
EXP+5 इससे अब भी पागलों की तरह भौंक रहे थे, लेकिन गहरे गड्ढे से डरकर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने सिर उठाकर एक बेरहम मुस्कान दी। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, तुम सब मेरे अनुभव के खजाने हो। फिर एक विचार आते ही मैंने सिस्टम स्पेस से एक मॉडिफाइड स्नाइपर राइफल निकाल ली। अगले 5 मिनट में गड्ढे की तली में खड़ा जैसे निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। लड़ाई खत्म होने के बाद गड्ढे से बाहर निकलकर मैंने हर लाश टटोली। किस्मत अच्छी रही, 7 कुत्तों ने मिलकर कुल 3 गोल्ड कोर दिए। सिस्टम का EXP बार बढ़कर 45% तक पहुंच गया। फिर मैंने गोल्ड कोर सिस्टम स्पेस में फेंक दिए। इसके बाद मैं सिक्योरिटी बूथ की तरफ बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, बस बिखरे हुए पैरों के निशान और दीवार पर नाखून से खरोंच कर लिखा हुआ एक जुमला था, जिंग बूफान तुम इंतजार करना। हाँ, जान बचाने की जिद तो काफी मजबूत है। मैं तिरस्कार से हंसा। दरअसल मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि यह दोनों टिड्डे क्या तूफान खड़ा कर पाएंगे। आखिर इस प्रलय में जिंदा रहना अक्सर मरने से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। इसके बाद मैं पलट कर वहाँ से निकल गया। मेरी परछाई बर्फीले तूफान में गायब हो गई। इस बार बाहर निकलने से न सिर्फ मेरी लड़ाकू ताकत परखी गई, बल्कि एक बात और साफ हो गई। इस टूटे फूटे नियमों वाली दुनिया में अगर तुम काफी बेरहम और मजबूत हो तो यही दुनिया तुम्हारा खेल का मैदान बन जाती है। और मेरा अगला निशाना था शहर के बीचों बीच स्थित पहला पीपल्स हॉस्पिटल। वहाँ न सिर्फ ज़ॉम्बी थे, बल्कि वो एंटीवायरल सीरम भी था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। हालांकि यह ज़ॉम्बी जहर को ठीक नहीं करता, फिर भी आम फ्लू और इन्फेक्शन ठीक कर सकता था, जो शुरुआती दौर में बेहद जरूरी होता। इसी वक्त पूर्वी शहर के स्पोर्ट्स सेंटर में, जिसे अस्थायी शरण स्थल में बदल दिया गया था, हजारों बचे हुए लोग गेट पर धक्का मुक्की कर रहे थे। रोने, चिल्लाने और मदद की गुहार लगाने की आवाजें मिलकर एक शोर बन गई थी। बंदूकें ताने खड़े सिपाही तनाव भरे चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। झिंग छिंग और चेन शू भी उसी भीड़ में बदहाल हालत में शामिल थे। रुको, क्या कर रहे हो? एक सिपाही ने लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे दोनों को रोका। इस पर झिंग छिंग ने जैसे आखिरी सहारा पकड़ लिया हो, पागलों की तरह हाथ लहराकर चिल्लाई, मैं अवेकेंड हूँ, मैं अवेकेंड हूँ। सिपाही एक पल के लिए ठिठका। दरअसल ऊपर से आदेश तो आया था कि खास ताकत वाले लोगों को पहचाना जाए, लेकिन इन दिनों बहुत सारे नकली दावेदार भी सामने आ रहे थे। साबित करो, सिपाही ने ठंडे लहजे में कहा। फिर झिंग छिंग ने एक गहरी सांस ली। थकान और भूख से आती चक्कर की भावना को दबाते हुए सड़क किनारे रखे एक विशाल पत्थर के रोड ब्लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया। एक लाल चमक हुई और वो सैकड़ों किलो का पत्थर पल भर में हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आसपास खड़ी भीड़ पल भर में खामोश हो गई। सिपाही की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई। 5 मिनट बाद झिंग छिंग और चेन शू को एक गर्म ऑफिस में ले जाया गया। मेज के पीछे मिलिट्री कोट पहने एक अधेड़ आदमी बैठा था। उसने ऊपर से नीचे तक झिंग छिंग को देखा। तुम कहती हो तुम्हारी एबिलिटी क्लियर है? सुपरवाइजर वांग ने हाथ में पेन घुमाते हुए पूछा। कितनी बड़ी चीज मिटा सकती हो? क्या जिंदा इंसान को भी मिटा सकती हो? अभी तक 2 मीटर व्यास तक की कोई भी चीज मिटा सकती हूँ। इतनी देर बाद आखिरकार गर्मी महसूस होने से झिंग छिंग की बोली कुछ साफ हो गई थी। जिंदा इंसान को भी मार सकती हूँ। अभी आते वक्त रास्ते में मैंने एक मुतान टिबेटन वुल्फ को मार गिराया। सर, मैं एक लड़ाकू प्रतिभा हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए, मुझे मांस चाहिए। सुपरवाइजर वांग हंस पड़ा, जैसे उसने कोई मजेदार मजाक सुना हो। लड़ाकू टाइप है? छोटी लड़की। एक कुत्ता मारकर तुम्हें लगने लगा कि तुम अजय हो? फिर वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घनी ज़ॉम्बी की भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी हजारों लाखों ज़ॉम्बी बाहर हैं। तुम्हारी वो एक बार में एक ही मरने वाली, कुछ इस्तेमाल के बाद ही निढाल कर देने वाली एबिलिटी युद्ध के मैदान में किसी काम की नहीं। जो काम एक स्नाइपर एक ही गोली से कर सकता है, उसके लिए तुम्हें भेजकर मौत के मुंह में क्यों डालूं? इस पर झिंग छिंग का चेहरा पल भर में कड़ा पड़ गया। हालांकि सुपरवाइजर वांग का सुर बदला। उसकी नजर खिड़की के बाहर बर्फ से ढके रनवे पर टिक गई। तुम्हारी एबिलिटी भले ही राक्षस मारने में बेकार हो, पर एक दूसरे काम के लिए बिल्कुल सही है। अभी भारी बर्फ ने सड़कें बंद कर दी हैं। सप्लाई ट्रक अंदर नहीं आ पा रहे। हवाई जहाज का रनवे भी बर्फ में दब गया है। हमें एक जीवन रेखा बनानी है। तुम्हारी एबिलिटी से बर्फ हटाना तो एक अद्भुत हुनर साबित होगा। बर्फ हटाना? झिंग छिंग को जैसे गहरा अपमान महसूस हुआ। मैं तो वो नायिका हूँ जिसने खास शक्ति जगाई है, जिसे प्रलय की रानी बनना ही तय है, और तुम मुझे सफाई कर्मी बनाना चाहते हो? मैं नहीं करूंगी। मैं एक अवेकेंड हूँ। तुम मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? नहीं करूंगी। फिर सुपरवाइजर वांग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। यहाँ काम नहीं करोगी तो खाना भी नहीं मिलेगा, चाहे अवेकेंड ही क्यों ना हो। यहाँ भी मेहनत के हिसाब से ही राशन बढ़ता है। तुम काम न करने का विकल्प चुन सकती हो। फिर वापस बाहर बर्फ में चली जाओ। इसके बाद उसने हाथ हिलाया। बगल में खड़े 2 सिपाही तुरंत आगे बढ़ाए। बंदूकों की नाल थोड़ी ऊपर उठ गई। इस पर चेन शू के पैर डर से कांपने लगे। उसने फौरन झिंग छिंग की आस्तीन खींची, बेतहाशा आंखों से इशारा करते हुए। झिंग छिंग, जोश में मत आओ, पहले यहाँ टिको, पहले जिंदा रहो, बाकी बाद में देखेंगे। फिर झिंग छिंग उन काली बंदूकों की नालों को देखती रही। फिर बाहर की उस नर्क जैसी ठंड को याद किया। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। मैं कर लूंगी। इसके बाद उसने दांत भींचकर अपमान में सिर झुका लिया। आधे घंटे बाद झिंग छिंग को स्पेशल क्लियरिंग टीम में शामिल कर लिया गया। बैच नंबर 098। उसका काम बहुत आसान था। कंस्ट्रक्शन गाड़ियों के आगे खड़े होकर सामने 1 मीटर मोटी बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी एबिलिटी चलाना। क्लियर। सामने की बर्फ की दीवार का एक हिस्सा गायब होता और काफिला उतना ही आगे बढ़ता। हर बार एबिलिटी चलाने पर उसे लगता जैसे उसका शरीर पूरी तरह निचोड़ लिया गया हो। जल्दी करो, क्या देर लगा रही हो? पीछे काफिला इंतजार कर रहा है। निरीक्षक मेगाफोन लेकर चिल्लाता। जरा भी हिचकिचाहट पर बुरी तरह डांट पड़ती। वहीं चेन शू के पास कोई एबिलिटी न होने की वजह से उसे सबसे निचली हॉलिंग टीम में भेज दिया गया। उसका काम था ठंड से जमे या ज़ॉम्बी के कांटे
कांटे हुए लोगों को उठाकर जलाने के गड्ढे तक ले जाओ। वहाँ की बदबू इंसान को बेहोश कर देने लायक थी और हर वक्त संक्रमण का खतरा भी था। लेकिन जिंदा रहने के लिए उस आधे सड़े हुए बन के टुकड़े को पाने के लिए उसे बस सहना पड़ता। गहरी रात दोनों स्टेडियम की बेंचों के नीचे साझा बिस्तर पर थक कर गिर पड़े, जहाँ सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। पसीने और गंदगी की बदबू आपस में मिली हुई थी। झिंग छिंग अपने सूजे गले हुए घामों से भरे हाथों को देखती रही। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास तो सिस्टम है, मैं तो दोबारा जन्मी हूँ। उसे झिंग बूफान याद आया। उसकी वो गर्म चिमनी याद आई। तुम अभी बहुत खुश हो रहे होगे झिंग बूफान। इसलिए झिंग छिंग ने गंदे कंबल को कसकर पकड़ लिया। नाखून हथेली में धंस गए। इंतजार करना, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचूंगी, जैसे ही मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमांडर से मिलने का मौका मिलेगा, मैं तुमसे वो सब कुछ उगलवा दूंगी जो तुमने निगला है। इसी वक्त शहर के पहले हॉस्पिटल में गेट के सामने के चौक में जमे हुए जॉम्बी का झुंड भरा हुआ था। ये चीजें मरी नहीं थी, बस किसी जिंदा इंसान की गर्मी महसूस होते ही ये तुरंत जाग उठती। सिस्टम स्टेल्थ मोड चालू करो। फिर मैंने अपने चारों तरफ एक ध्वनि रोधी घेरा बनाने के लिए थोड़ी ऊर्जा खर्च की। क्लाइंबिंग क्लॉ का इस्तेमाल करके सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर फार्मेसी थी। यहाँ जॉम्बी की तादाद कम थी। कुछ भटकती नर्स जॉम्बी को निपटाने के बाद मैं शेल्फों के सामने गया। हथेली आगे की और रैक दर रैक दवाइयां पल भर में गायब होती गईं। अभी आधी सफाई हुई ही थी कि नीचे से तेज गोलियों की आवाज आने लगी। इसलिए मैं खिड़की के पास जाकर नीचे झांका तो देखा कि 2 मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ गाड़ियां हॉस्पिटल का गेट तोड़कर अंदर घुस आई थी। 7-8 पूरी तरह हथियारबंद गुंडे जॉम्बी पर गोलियां बरसा रहे थे। गाड़ियों पर बना निशान एक काली शार्क का था, ब्लैक सैंड गैंग, यानी फिर से यही लोग। लगता है इन्हें भी दवाइयों की अहमियत समझ आ गई थी, इसलिए रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लूट के लिए आए थे। दुश्मन तो कहीं भी टकरा ही जाते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आराम से खिड़की पर टिक कर नीचे का तमाशा देखना शुरू कर दिया। ब्लैक सैंड गैंग की फायर पावर बहुत तेज थी। जल्द ही उन्होंने एक रास्ता साफ कर लिया, सीधे लॉबी के लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन गोलियों की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए न सिर्फ चौक में मौजूद जॉम्बी बल्कि आसपास की कई गलियों के जॉम्बी भी खींचे चले आए। ठीक जब ब्लैक सैंड गैंग के लोग लॉबी में घुस रहे थे, तभी जमीन अचानक फट पड़ी और 3 मीटर से भी लंबा, मोटी मोटी मांसपेशियों से भरा एक विशाल जॉम्बी जमीन के नीचे से टकराकर बाहर निकला। लेवल 2 म्यूटेंट, टायरेंट स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें थोड़ी फैल गईं। इतनी जल्दी लेवल 2 म्यूटेंट सामने आ गया। ये किस तरह का राक्षस है? ब्लैक सैंड गैंग के लोग डर से सुन्न पड़ गए। कई एक साथ चल पड़े, लेकिन जो गोलियां और टायरेंट के शरीर पर लगी, उनसे बस कुछ बर्फ के फुहारे जैसे उछले। फिर टायरेंट ने गुस्से से दहाड़ लगाई और बगल में पड़ा एक छोड़ा हुआ स्ट्रेचर बेड उठाकर फ्रिस्बी की तरफ फेंक मारा। 2 ब्लैक सैंड गैंग के गुर्गे सीधे कुचलकर गूदा बन गए। सारा नजारा पल भर में बेकाबू हो गया। अच्छा मौका। मेरी आंखें चमक उठी। आखिर उस टायरेंट के लेवल 2 गोल्ड कोर से मैं सीधे लेवल अप कर सकता था और शायद कोई नई स्किल भी जगा सकता था। इसलिए मैं धैर्य से इंतजार करता रहा जब तक ब्लैक सैंड गैंग के लोग टायरेंट की ताकत खर्च करवाते रहे। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा गया। 7 ब्लैक सैंड गैंग सदस्य लाशें बन चुके थे। वहीं वो टायरेंट भी बुरी तरह घायल था। जोर जोर से हांफते हुए जमीन पर पड़ा लाशों को खाकर अपने जख्म भरने की कोशिश कर रहा था। अब वक्त था। मैं मक्खी की तरह तीसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा। हवा में उड़ते हुए ही सिस्टम स्पेस से TNT का एक बंडल निकाला, फ्यूज जलाया। ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। टायरेंट ने बड़ा मुंह खोला, बिना सोचे समझे उसे खाने की चीज समझा और सीधा उसे मुंह में दबा लिया। मैं जमीन पर गिरते गिरते लुढ़का और एक मजबूत खंभे के पीछे छुप गया। भयानक धमाके की आवाज से पूरी इमारत हिल गई। जैसे ही धुआं छौंटा, टायरेंट की गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। बस एक विशाल बिना सिर की लाश खून के तालाब में पड़ी रह गई। फिर मैं वहां चला गया और गोश्त के बिखरे हुए टुकड़ों में हाथ मारने लगा। आखिरकार एक अखरोट के आकार का गोल्ड कोर मिल गया। लेवल 2 स्ट्रेंथ गोल्ड कोर गुणा एक ऑब्टेन्ड। हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। अब्सॉर्ब इमीडिएटली फॉर लेवल अप। हाँ, हाथ में मौजूद वो गोल्ड कोर पल भर में गर्मी की एक धारा में बदलकर मेरी हथेली में समा गया। मुझे लगा जैसे शरीर की हर हड्डी कड़कड़ा उठी हो। ताकत पागलों की तरह उमड़ रही थी। सिस्टम लेवल अप सक्सेसफुल। करंट लेवल LV2। न्यू फीचर अनलॉक्ड। स्पेस ब्लेड कंज्यूम्स मेंटल एनर्जी। असल दुनिया में 1 मीटर लंबी जगह की दरार बनाता है। भौतिक सुरक्षा को नजरअंदाज करके किसी भी चीज को काट सकता है, हर सुरक्षा को नजरअंदाज। फिर मैंने अपनी हथेली देखी और उसे हल्का सा हिलाया। मेरी उंगली की नोक पर स्याही जैसी काली पतली लकीर उभर आई। मैंने हल्के से बगल में खड़ी उस बुलेट प्रूफ गाड़ी की मोटी कवच पर स्वाइप किया। बिल्कुल टोफू काटने जैसा सख्त स्टील प्लेट में सीधे एक चिकना कट लग गया। ताकत हद से ज्यादा थी। संतुष्ट होकर मैंने अपनी एबिलिटी समेट ली। फिर देखा उन दोनों गाड़ियों की तरफ जिनके इंजन अब भी चल रहे थे और जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक सैंड गैंग की लूटी हुई सप्लाई से भरी थी। शुक्रिया दोस्तों। फिर मैंने जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ियों समेत पूरा सामान समेट कर ले गया। इस बार हॉस्पिटल जाने से न सिर्फ मुझे दवाई मिली और लेवल अप हुआ, बल्कि साथ में एक अच्छी खासी लूट भी हाथ लगी। यही तो असल में प्रलय की सही रफ्तार होनी चाहिए। प्रलय का 15वां दिन, शरण स्थल नंबर 7। यहाँ की हवा बहती भी नहीं थी, बल्कि खट्टी बदबू और निराशा की गंध से भर चुकी थी। कभी 50,000 लोगों को समा सकने वाला यह स्टेडियम अब बस 30,000 से भी कम लोगों तक सिमट चुका था। व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी और जैसे ही जनरेटर आखिरकार बंद हो गए, सभ्यता की वो आखिरी हल्की सी रोशनी भी बुझ गई। अंधेरे में लोग अब इंसान नहीं रहे, बल्कि भूखे जानवर बन चुके थे। खाना नहीं बचा, गोदाम खोलो, अफसर खुद अंदर छुपकर खाना खा रहे हैं और हमें पेड़ की छाल चबाने को छोड़ दिया है।
बिना किसी चेतावनी के दंगा भड़क उठा। हजारों बचे हुए लोग, जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, गार्ड्स की सुरक्षा लाइन तोड़कर सैलाब की तरह मुख्य प्रबंधन क्षेत्र की तरफ उमड़ पड़े। गोलियों, चीखों और हिंसा की आवाजें एक साथ गूंज उठी। झिंग छिंग स्टैंड के एक कोने में दुबकी हुई थी। हाथ में वो पहले से ही कुंद हो चुकी बर्फ हटाने वाली फावड़ी कसकर पकड़ी हुई थी। उसका यह पूरा हफ्ता मौत से भी बदतर बीता था। पहले जो हाथ गोरे गुलाबी हुआ करते थे, अब पूरी तरह फ्रॉस्ट बाइट और छालों से भरे थे। उस क्लियर सिस्टम ने उसे बस भारी मेहनत करने वाली मजदूर बना दिया था। यह जगह खत्म हो चुकी है। चेंशू खून से लथपथ चेहरा लिए दौड़ता आया। सुना है बाहर के राक्षसों ने डिफेंस लाइन तोड़ दी है। ये जगह अब मौत का इलाका बनने वाली है। भागो, पर कहाँ भागे? झिंग छिंग बाहर फैले बर्फीले तूफान को निराशा से देखती रही। बाहर -60 डिग्री है। बाहर निकलना यानी सीधे मौत। पश्चिमी उपनगर की तरफ अपने भाई के पास चलो। चेंशू ने उसके कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। मैंने सोच लिया है। उसकी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। पहले हम दोनों अकेले नहीं जा सके, लेकिन अगर हम इन हजारों लोगों को साथ लेकर जाएं तो तुम्हारे भाई का वो किला चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो एक पूरी सेना और हजारों पागलों को रोक पाएगा? झिंग छिंग सुन्न रह गई। क्या तुम्हें पता है कि सुपरवाइजर वांग के पास अभी भी कुछ आर्मर्ड गाड़ियां और भारी हथियार हैं? अगर तुम उसे बता दो कि पश्चिमी उपनगर में सामान से भरा गर्म और बिजली वाला एक भूमिगत किला है, तो सोचो वो क्या करेगा। फिर झिंग छिंग की नजरों का रंग बदल गया, निराशा से नफरत में और आखिर में एक पागलपन भरे इरादे में। सही तो है, आखिर मैं क्यों नर्क में तड़पूं जबकि तुम झिंग बूफान स्वर्ग में मजे ले रहे हो। जब तुमने दरवाजा खोलकर मुझे बचाया ही नहीं, तो मैं ही यह नर्क तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आऊंगी। अगर मरना ही है तो सब साथ मरेंगे। मुख्य ऑफिस के अंदर सुपरवाइजर वांग माथे पर पसीना लिए अपने आदमियों को दस्तावेज नष्ट करने और भागने की तैयारी का हुक्म दे रहा था। सर, मुझे एक जगह पता है। झिंग छिंग तानी हुई बंदूकों की परवाह किए बिना अंदर घुस आई, जोर से चिल्लाते हुए। मुझे पता है कहाँ सामान है। हजारों टन सामान, साथ ही जनरेटर और एक पूरी तरह सुरक्षित बचाव किला। सुपरवाइजर वांग तेजी से पलटा, उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे अपने भाई की जगह है। वो स्टॉक पाइल सिस्टम अवेकेंड है। प्रलय से पहले ही उसने पूरे शहर के कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। ये जगह पश्चिमी उपनगर के छोड़े हुए फैक्ट्री में है। बस उस जगह पर कब्जा कर लो, हम सब जिंदा रह सकते हैं, सब लोग बच सकते हैं। सुपरवाइजर वांग की आंखों में एक चमक आई। ये वही लालच था जो किसी को बर्बादी के कगार से नई जिंदगी की उम्मीद दिखने पर जाग उठता है। ठीक है, बहुत अच्छा, सबको खबर पहुंचाओ। सुनो सब, जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं रहना चाहता, वो मेरे साथ चले। निशाना है पश्चिमी उपनगर। जो भी उस जगह को जीत लेगा, वहाँ का सामान जो चाहे उठा सकता है। ये खबर वायरस की तरह पूरे शरण स्थल में फैल गई। पश्चिमी उपनगर में अनाज गोदाम है। एक खुदगर्ज अमीरजादे ने हजारों टन मांस जमा कर रखा है। चलो हमला करके सब लूट लें। जो लोग अब तक आपस में लड़ रहे थे, उन्हें पल भर में एक साझा निशाना मिल गया। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड गाड़ियां आगे आगे रास्ता बना रही थी। उनके पीछे दर्जनों मॉडिफाइड ट्रक और उनके पीछे हजारों बचे हुए लोगों की भारी कतार पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान में दाखिल हो गई। झिंग छिंग आगे वाली आर्मर्ड गाड़ी में बैठी थी, हाथ में सुपरवाइजर वांग की दी हुई सूखी बिस्किट लिए, होंठों पर एक बेरहम मुस्कान ली। भैया, इस बार मैं तुम्हारे लिए हजारों की फौज लेकर तुम्हें नए साल की बधाई देने आई हूँ। अब देखते हैं तुम कैसे दरवाजा नहीं खोलते। वहीं कतार के सबसे पीछे इंसानी गंध सूंघ कर आया वो जॉम्बी सैलाब भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। मौत अब जाल कस रही थी। इस्पात के किले में अलार्म अचानक बज उठा। फिर उसकी जगह एक शानदार गूंजता हुआ संगीत बजने लगा। मैं काले टैक्टिकल कोट में दूसरी मंजिल की बुलेट प्रूफ फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए दूर बर्फ में रेंगती उस लंबी कतार को देखते हुए आखिरकार आ ही गए। मॉनिटर स्क्रीन पर बिखरे लाल बिंदुओं को देखते हुए मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। सिस्टम इंटरफेस पर एक चेतावनी उभरी। बड़े पैमाने पर दुश्मन लक्ष्य नजदीक आ रहे हैं। दुश्मन की तैनाती, आर्मर्ड गाड़ियां 5, भारी मशीन गन 3, RPG लॉन्चर 5, अवेकेंड 12 और 3000 से ज्यादा हथियारबंद दंगाई। पीछे आ रहे लक्ष्य 5000 लेवल 1 जॉम्बी का झुंड और 3 लेवल 2 म्यूटेंट। सच में मुझे बहुत कीमत दे रहे हैं ये लोग। फिर मैंने हल्का सा वाइन का घूंट लिया। मुझे जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा उत्साह था। इन दिनों घर पर बैठे बैठे मुझे काई तक जमने लगी थी। एबिलिटी अपग्रेड करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा और कुछ करने को था ही नहीं। ये ब्लेड की धार पर नाचने वाला रोमांच ही असल में प्रलय का सबसे बड़ा मजा था। काफिला फैक्ट्री से 500 मीटर पहले रुक गया। स्पीकर से सुपरवाइजर वांग की आवाज आई, अंदर मौजूद व्यक्ति सुनो, हम एक वार की ताकत से डर गए हों। क्या यही किसी देवता की ताकत है? लाशों के ढेर में छुपा चेंशू ऊंचाई पर किसी देवता की तरह खड़े उस आदमी को देखता रह गया। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चलती रही। बर्फ में गहराई तक भागकर बचे कुछ लोगों को छोड़कर वो 3000 से ज्यादा लोगों की कतार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। खून की गर्मी ने बर्फ पिघला दी थी और फिर वो जल्द ही मोटी लाल बर्फ की परत में जम गया, जिसने इस पूरी जगह को एक विशाल खुले मुर्दा घर में बदल दिया। जॉम्बी का झुंड भी मेरी भारी मशीन गन की गोली
बूंदी बारी से लगभग पूरी तरह साफ हो चुका था। बर्फीला तूफान थम गया। आसमान के किनारे एक पीला सफेद चांद टंगा हुआ था जो इस धरती के नर्क को रोशन कर रहा था। गेट के सामने अब बस 2 जिंदा लोग बचे थे, झिंग छिंग और चेंशू। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि शुरुआत में गाड़ी से नीचे गिरा दिए जाने के बाद वो आर्मर्ड गाड़ी के मलबे के नीचे मरे होने का नाटक करके छुप गए थे और यही वजह थी कि वो अब तक बचे हुए थे। गेट धीरे धीरे खुला। मैं हाथ में वो टैक्टिकल कुल्हाड़ी लिए कदम दर कदम दोनों की तरफ बढ़ा। झिंग छिंग जमीन पर घुटनों के बल पूरे चेहरे पर खौन लिए किसी भिखारी की तरह मेरी तरफ रेंगने लगी। मैं दोनों के सामने 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। कुछ नहीं कहा बल्कि सिस्टम स्पेस से एक मेज कुर्सी निकाल ली। फिर एक छोटा सा लाल मिट्टी का चूल्हा भी निकाला। आग जलाई, बर्तन चढ़ाया, पानी डाला, मसाले मिलाए। जल्द ही वो खुशबू फिर से हवा में फैलने लगी। इसके बाद मैंने बारीक कटी भेड़ के मांस की एक थाली निकाली और आराम से उसे उबालना शुरू कर दिया। खाना चाहते हो? मैंने एक टुकड़ा उठाकर भाप को फूंका। झिंग छिंग और चेंशू का गला सूखने लगा। आंखों में तड़प थी मगर उससे ज्यादा डर। झिंग छिंग रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये नजारा तो बहुत जाना पहचाना लगता है। मैंने वो मांस मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाया। पिछले जन्म में मैंने भी तुमसे ठीक इसी तरह गिड़गिड़ाया था। उस दरवाजे के उस पार मैंने तुमसे बस एक घूंट पानी मांगा था, चाहे एक्सपायर हुआ, बिस्किट का टुकड़ा ही सही। तब तुमने क्या कहा था? झिंग छिंग बुरी तरह कांपने लगी। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने कहा था कि सामान बस काम के लोगों के लिए है, बेकार लोगों को तो हवा तक बर्बाद करने का हक नहीं। फिर मैंने चॉपस्टिक्स रख दी, ठंडी नजरों से दोनों को घूरते हुए। अब मैं यही बात तुम दोनों को वापस लौटाता हूँ। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। हाथ में टैक्टिकल कुल्हाड़ी छानी में चमक उठी। चेंशू, मैंने आवाज लगाई। चेंशू को लगा शायद उसे बचने का मौका मिलेगा, इसलिए फौरन सिर उठाया। तुमने कहा था तुम झिंग छिंग से प्यार करते हो, उसके लिए मरने को तैयार हो, है ना? जाओ फिर। चेंशू एक पल के लिए हिचकिचाया, बगल में बैठी झिंग छिंग की तरफ देखा। अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें अंदर आकर हॉट पॉट खाने दूंगा, साथ ही एक गर्म कमरा भी दूंगा। मेरी आवाज में एक गहरा लालच घुला हुआ था। शायद मैं तुम्हें एक प्यूरिफिकेशन सीरम भी दे दूं ताकि तुम भी अवेकेंड बन सको। एक चाकू चेंशू के सामने फेंका गया। ये इंसान के दिल की आखिरी परीक्षा थी। झिंग छिंग दहशत से चेंशू को देखती रही, बिना सोचे समझे पीछे हट गई। चेंशू ने उस चाकू को देखा, फिर झिंग बूफान के पीछे रोशनी से जगमगाते गर्म कले को देखा, फिर सामने खड़ी इस गंदी अब बिल्कुल बेकार हो चुकी औरत को देखा। उसी पल प्यार नाम का वो नकाब पूरी तरह टूट गया। चेंशू ने झट से चाकू उठाया, चेहरे पर हिंसक भाव लिए झिंग छिंग पर झपट पड़ा। झिंग छिंग चीख पड़ी। बचने की सहज इच्छा ने उसकी आखिरी ताकत जगा दी। क्लियर। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी यह वार सही निशाने पर लगा। चेंशू के हाथ में मौजूद चाकू पल भर में गायब हो गया, लेकिन तब तक वो झिंग छिंग पर पूरी तरह टूट पड़ा था, दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाते हुए। फिर दोनों खून के तालाब में गुत्थम गुत्था हो गए, 2 जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचते खसोटते। कितना घिनौना, बेहद घिनौना नजारा। मैं ठंडी नजरों से यह सब देखता रहा जैसे कोई हास्यास्पद तमाशा देख रहा हूँ, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह थककर जमीन पर हांफते हुए गिर पड़े। झिंग छिंग का चेहरा नोच नोच कर लहूलुहान हो चुका था और चेंशू की एक आंख अंधी हो गई थी। शानदार, मैंने ताली बजाई। लेकिन अफसोस, मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। इसके बाद मैं दोनों के सामने गया, कुल्हाड़ी उठाई। मेरा सेफ हाउस कभी कचरा स्वीकार नहीं करता। दोनों की निराशा भरी चीखों के बीच कुल्हाड़ी उठी और गिरी, खून सफेद बर्फ पर बिखर गया, मानो कोई खिला हुआ मेरहू फूल हो। इस जन्म का यह हिसाब किताब आखिरकार यहाँ पूरा हुआ। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, पलटकर हाथ हिलाया। जमीन पर पड़ी सारी लाशें और दूर पड़े आर्मर्ड गाड़ियों के मलबे सब सिस्टम के डिस्पोजल जोन में समा गए। गेट के सामने की जगह फिर से एकदम साफ सुथरी हो गई। मैं वापस अंदर गया, उस विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के पास पहुंचा। बाहर अब भी दहाड़ते बर्फीले तूफान को देखा। ये दुनिया मर चुकी थी, लेकिन मैं अब भी जिंदा था और बहुत अच्छे से जिंदा रहने वाला था। इसलिए मैंने वाइन कैबिनेट से एक कीमती पुरानी विस्की की बोतल निकाली, 2 गिलासों में उड़ेली। एक गिलास जमीन पर बहा दिया, पिछले जन्म के उस बेवकूफ खुद के नाम, और दूसरा आसमान की तरफ।